चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम देखने वाले हैं थैलासीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। ठीक है, हम पढ़ रहे थे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में मैंने आपको बता दिया था मेंडेलियन डिसऑर्डर के कुछ डिजीज़ के बारे में, जो था आपका कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस बताया था, फिर मैंने बताया था हीमोफीलिया, फिर मैंने बता दिया था सिकल सेल एनीमिया। आज हम बाकी के दो देखने वाले हैं, थैलासीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया। सिस्टिक डिसऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहती, तो मैं उसको नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सिस्टिक डिसऑर्डर से आपसे बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा डिसऑर्डर है, तो आप कहोगे मेंडलीय विकार है ये। ठीक है, और कैसा है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है। इतने से ज़्यादा आपसे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे उसमें, चाहे वो नीट हो चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, तो देखो, थैलासीमिया या फिनाइल कीटोन्यूरिया ये दोनों ही क्या है, आपके ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी अलिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बता दिया था। ठीक है, ये दोनों क्या है, अलिंग संलग्न। सिर्फ आपका हीमोफीलिया और आपका कलर ब्लाइंडनेस ही था लिंग संलग्न, और सारे के सारे विकार क्या हैं, आपके अप्रभावी हैं। यानी कि एक जीन के रहने से, एक अलील के रहने से नहीं होते, दो अलील चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो खैर इसमें ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम पहले भी इसके बारे में देख चुके हैं। तो बात करते हैं थैलासीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये दोनों में आखिर होता क्या है। थैलासीमिया एक आपका रक्त विकार है। मैंने आपको बताया था 3 आपके रक्त विकार हैं। पहला है आपका हीमोफीलिया, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती थी, रक्त का थक्का नहीं बनते थे। दूसरा आपका था सिकल सेल एनीमिया, जिसमें ग्लोबिन चेन सही तरह से नहीं बनती थी, उसमें कोई गुणात्मक विकार था। थैलासीमिया में हम देखेंगे ग्लोबिन चेन में आपका क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होगी, यानी कि आपकी संख्या में कमी आ जाएगी। ठीक है, यह आपका होगा परिमाणात्मक विकार। ठीक है, यानी कि क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होगा, यानी कि इसमें ग्लोबिन की संख्या में कमी आएगी। पिछले क्लास में जो हमने देखा था हीमोग्लोबिन वाला सिकल सेल एनीमिया, उसमें गुणात्मक विकार था वो, यानी कि उसके गुण बदल गए थे, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं था वो। लेकिन इसमें क्या हो गया, संख्याएं बदलेंगी, गुण नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं परिमाणात्मक विकार। नेक्स्ट जो है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये आपका उपापचयी विकार है। अब उपापचयी क्या होता है, जब ये हम पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थैलासीमिया से। थैलासीमिया देखो 2 तरह का होता है, एक होता है अल्फा थैलासीमिया, दूसरा होता है बीटा थैलासीमिया। ठीक है, हिंदी में भी इसको थैलासीमिया ही कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप नोट कर सकते हो। मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि आपकी जो हीमोग्लोबिन, अच्छा ये भी किस में हो रहा है, हीमोग्लोबिन चेन में आने वाला विकार है। ठीक है, हीमोग्लोबिन ग्लोबिन चेन, ठीक है, का विकार है ये। हीमोग्लोबिन चेन में आने वाला विकार है, और कैसा विकार है, परिमाणात्मक, यानी कि आपका क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, परिमाणात्मक विकार है, यानी कि इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन चेन की संख्या में कमी आ जाती है, यानी कि बनेगी बिल्कुल सही, उसमें कोई ऐसा दोष नहीं है कि ग्लूटामिन की जगह वैलिन आ गया, ऐसा कुछ इसमें नहीं हो रहा। इसमें बस संख्या में कमी आएगी, यानी जितना हीमोग्लोबिन बनना चाहिए था उतना नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपका एक तरह का एनीमिया ही है, अरक्तता ही है, क्योंकि जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बन रहा है, उससे कम बन रहा है। सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा था, बन तो सही मात्रा में रहा था, लेकिन गड़बड़ बन रहा था, अच्छा नहीं बन रहा था। ठीक है, इसमें क्या है, कम बन रहा है लेकिन अच्छा बन रहा है। तो देखो 2 तरह के थैलासीमिया होते हैं। मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन में टोटल 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। ठीक है, तो अल्फा चेन में गड़बड़ी आएगी तो हम कहेंगे अल्फा थैलासीमिया, बीटा चेन में गड़बड़ी आएगी तो हम कहेंगे बीटा थैलासीमिया। ठीक है, तो आपको याद है कि अल्फा थैलासीमिया के लिए 2 जीन थे, अल्फा चेन की लेस सिंथेसिस, यानी कि अल्फा चेन में कमी आ जाएगी, अल्फा सेल के बनने में कमी आ जाएगी, सिंथेसिस। ठीक है, और इसके लिए कौन सा जीन था आपका, HbA1 एंड HbA2 जीन थे इसके लिए।
ठीक है। और कौन से क्रोमोसोम पे थे, कल हमने देख लिया था, क्रोमोसोम नंबर 16 पे ये जीन थे। ठीक है, ये बातें हम कल ही कर चुके थे, इसलिए मैंने कहा था वहाँ आप नोट कर लेना अच्छे से। बीटा में क्या होगा कि बीटा ग्लोबिन चेन में बीटा चेन की लेस सिंथेसिस हो जाएगी। लेस सिंथेसिस कब? जब इसके HBB जीन में कोई विकार होगा। ठीक है, इसके जीन में कोई विकार हो जाएगा या ये जीन नहीं होगा, उत्परिवर्तित हो जाएगा, तो हम कहेंगे बीटा थैलासीमिया हो गया है, बीटा चेन की कम सिंथेसिस हो रही है। और ये जीन कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। इसी बीटा चेन में आपकी गड़बड़ी आ जा रही थी, इसी बीटा चेन की कम सिंथेसिस नहीं हो रही थी, लेकिन अच्छी नहीं बन रही थी बीटा चेन, तो हम कह रहे थे वो क्या थी? सिकल सेल एनीमिया थी। यहाँ पे दोनों तरह का हो सकता है, अल्फा भी बीटा भी। अगर अल्फा चेन कम बन रही है तो हम कहेंगे अल्फा थैलासीमिया, बीटा चेन कम बन रही है तो हम कहेंगे बीटा थैलासीमिया। बस इतनी सी बात है इसमें, और कुछ नहीं है। तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि ये सारे क्या है, चाहे वो थैलासीमिया हो, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, वो आपका ऑटोसिम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी अलिंग सहलग्न अप्रभावी विकार है। ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा के लिए 2 जीन है, HbA1 HbA2। ठीक है, और ये कौन से क्रोमोसोम पे होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 16 पे होते हैं। क्या बनाते हैं? अल्फा चेन बनाते हैं। लेकिन इसमें कोई गड़बड़ी आ गई, कोई विकार हो गया, तो हम उसे कहते हैं कि अल्फा चेन में कम बनेगी, अल्फा चेन की सिंथेसिस कम होगी। बीटा थैलासीमिया के HBB जीन में कोई विकार आ गया जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे है, तो बीटा चेन कम बनेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है? चेन कम बन रही है लेकिन अच्छी बन रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसकी संख्या कम बन रही है। तो संख्या के कम बनने को हम कहते हैं परिमाणात्मक विकार, यानी कि क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, यानी हीमोग्लोबिन चेन की संख्या में कमी आ रही है। तो एक बात मैं स्टार पॉइंट यहाँ डाल के लिख रही हूँ, आप बहुत अच्छे से याद रखना इस बात को कि सिकल सेल एनीमिया यानी कि दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक है, ये क्या था? ये आपका क्वालिटेटिव डिसऑर्डर था, डिसऑर्डर यानी कि गुणात्मक विकार था। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखना। इसमें बीटा ग्लोबिन चेन इफेक्टेड हो रहा था, सिर्फ बीटा, अल्फा नहीं। ठीक है, इसमें बीटा चेन में ग्लूटामीन की जगह क्या आ जा रहा था? वैलिन आ जा रहा था। लेकिन आपके थैलासीमिया क्या है आपका? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, यानी कि परिमाणात्मक विकार है। परिमाणात्मक, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, परिमाणात्मक विकार है। ये दोनों पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखना, बार बार पूछ लेता है इसमें से कौन सा गुणात्मक है, कौन सा परिमाणात्मक है। यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आ रही है थैलासीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में संख्या में कमी नहीं आ रही, बस वो अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक है, कौन सी चेन? इसमें सिर्फ बीटा चेन रिलेटेड होती है, इसमें अल्फा और बीटा दोनों हो सकती है। ठीक है, चाहे अल्फा में कमी आए चाहे बीटा में, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में गड़बड़ी कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ बीटा चेन में। ठीक है, तो इतनी सी बात थी आपकी सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके जरूर देखो। डिसऑर्डर पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिसऑर्डर को आप अच्छे से तैयार करो। अब हम बात करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो कि आपका आखिरी मेंडलीय डिसऑर्डर है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखो, फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया हिंदी में भी मैंने यहाँ लिख दिया था, आपने नोट कर ही लिया होगा। ये क्या है? ये आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी कि उपापचयी विकार। अब इसका क्या मतलब होता है समझते हैं। देखो, आपके शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं। ठीक है, हमेशा कंटिन्यूअसली आपके शरीर में बहुत सारी रिएक्शन चलती हैं। उन सारी रिएक्शन को मिला करके हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। सम ऑफ ऑल रिएक्शंस हैपनिंग इन आवर बॉडी। ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय
क्या होता है, ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी रिएक्शन चल रही हैं उन सबको मिला करके हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी कि उपापचय। ठीक है, शरीर में चलने वाली सारी की सारी प्रक्रियाएं को मिला करके हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी कि उपापचय। ठीक है, हर एक रिएक्शन के लिए, जितनी भी रिएक्शन चल रही हैं, हर एक रिएक्शन के लिए एक एक एंजाइम होता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में एक रिएक्शन होती है जिसमें जो आपका फिनाइल एलानिन होता है। ठीक है, फिनाइल एलानिन। ठीक है, हिंदी में भी मैं लिख दे रही हूँ, इसे कहते हैं फिनाइल एलानिन। ठीक है, फिनाइल एलानिन जो होता है, इसको ये बदल जाता है किस में, ये बदल जाता है टाइरोसिन में। टाइरोसिन। ठीक है, ये क्या है, टाइरोसिन। उसके बाद इसे फर्दर तोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन जिस भी व्यक्ति में ये बीमारी है उसमें क्या होता है, फिनाइल एलानिन को टाइरोसिन में तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है ना, वो एंजाइम एब्सेंट होता है, यानी कि वो एंजाइम नहीं पाया जाता है। वो एंजाइम क्या है, वो एंजाइम है आपका फिनाइल, एक मिनट मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, एक मिनट। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये जो एंजाइम होता है ना, ये एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसी एंजाइम की क्या हो जाती है, इसी एंजाइम की कमी होती है। इसी एंजाइम की जीन में विकार आ जाता है, विकार आ जाता है। ठीक है, सामान्यतः क्या होना चाहिए था कि हमारे बॉडी में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एक एंजाइम होता है, और कोई भी एंजाइम हो उसको कोई ना कोई जीन बनाएगा, तो इसको बनाने वाले जीन में क्या आ जाएगा, विकार आ जाएगा, यानी कि वो जीन में क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा, जिसकी वजह से अब फिनाइल एलानिन टाइरोसिल में तो बदल नहीं पाएगा, क्योंकि ये एंजाइम हमारे पास है ही नहीं। इसमें विकार आ गया, यानी कि ये एंजाइम नहीं बनेगा। ये एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। अच्छा, इस एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या फिनाइल एलानिन टाइरोसिन में कभी बदल पाएगा, नहीं। फिनाइल एलानिन टाइरोसिन में नहीं बदल पाएगा तो ये हमारे शरीर में क्या होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे परिणाम स्वरूप यानी कि एज अ रिजल्ट फिनाइल एलानिन एक्युमुलेट इन आवर बॉडी। एक्युमुलेट मतलब होता है एकत्रित होना। ठीक है, यानी फिनाइल एलानिन एक्युमुलेट इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में एकत्रित होने लगेंगे। ठीक है, ये एकत्रित होने लगेंगे तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब ये ब्रेन में एकत्रित होने लगेंगे, जब यह ब्रेन में एकत्रित होने लगेंगे तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक दुर्बलता आ जाती है। मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। मेंटल रिटार्डेशन मतलब होता है मानसिक दुर्बलता। ठीक है, मैं लिख देती हूँ हिंदी में, मानसिक दुर्बलता आ जाती है। ठीक है, मानसिक दुर्बलता आ जाती है। यानी कि इसमें साधारण सी बात है कि जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम था, देखो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का जो एंजाइम था उसके जीन नहीं प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये एंजाइम नहीं बन रहा है। ये एंजाइम नहीं बन रहा है तो फिनाइल एलानिन टाइरोसिन में नहीं बदल पाएगा। जब फिनाइल एलानिन टाइरोसिन में नहीं बदल पाएगा तो आपके शरीर में फिनाइल एलानिन इकट्ठा होने लगता है,
और जब ये ब्रेन में इकट्ठा होने लगेगा तो क्या होगा, तो आप में मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, यानी कि आपकी मानसिक दुर्बलता हो जाएगी। ठीक है, मानसिक रूप से वो व्यक्ति दुर्बल होगा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये किडनी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो यूरिन के थ्रू ये बाहर निकलता है। तो इससे क्या होता है, ये आपके किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। किडनी यानी कि वृक्क जिसे आप हिंदी में कहते हो, वृक्क फिनाइल एलानिन को अवशोषित नहीं कर पाती हैं। अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, अवशोषित नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे यह यूरिन के थ्रू यानी कि मूत्र के द्वारा यूरिन से बाहर आता है। ठीक है, बाहर आता है, जिसकी वजह से यूरिन का कलर बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, साधारण सी बात है कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम नहीं बनेगा, जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन आपके शरीर में एकत्रित होने लगेगा। ये एकत्रित होने की वजह से मानसिक दुर्बलता आती है और भी कई तरह के विकार आते हैं, और किडनी इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो ये यूरिन से भी बाहर आता है, मूत्र के द्वारा भी बाहर आता है। ठीक है, तो यही होता है किसमें, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज में। अब कहोगे इससे नुकसान क्या है, मानसिक दुर्बलता बहुत बड़ा नुकसान है बेटा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं आपकी फिनाइल एलानिन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा पूरे के पूरे इधर के लेक्चर में। हमने पढ़ा पूरे के पूरे मेंडलीय डिसऑर्डर को। ठीक है, मेंडेलियन विकार को। ठीक है, मेंडलीय विकार यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर को हमने पढ़ा। कलर ब्लाइंडनेस आँखों से रिलेटेड एक विकार था, जिसमें आपको कोई एक रंग या तो हरा या तो लाल नहीं नजर आता था। ठीक है, हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में ब्लड का थक्का नहीं बनता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती थी, जिसकी वजह से अगर चोट लग गई तो खून बहता ही जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरा बात अगर मैं कहूँ तो सिकल सेल एनीमिया की अगर बात करूँ तो सिकल सेल एनीमिया में मैंने आपको बताया कि इसमें बीटा ग्लोबिन चेन में 6वीं पोजीशन पे ग्लूटामिन की जगह वैलिन आ जाता है, जिसके कारण इसमें बीटा ग्लोबिन चेन अच्छे से नहीं बनती, और वो आरबीसी जिसके अंदर बीटा ग्लोबिन चेन अच्छे से नहीं बनी है वो दात्र शेप की हो जाती है, यानी कि हंसिए के आकार की हो जाती है, जिसे हम कहते हैं सिकल सेल। ठीक है, और ये अरक्तता होती है, यानी कि उसमें ब्लड की कमी हो गई। नेक्स्ट थैलासीमिया में हमने कहा था कि जो आपका ग्लोबिन चेन बन रही है वो बिल्कुल सटीक बन रही है, लेकिन उसकी संख्या में कमी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड की कमी आ रही है। ये अल्फा चेन की कमी की वजह से भी हो सकता है, बीटा चेन की कमी की वजह से भी हो सकता है। फिनाइल कीटोनुरिया में हमने देखा कि इसमें जो जीन आपका फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम बनाता था वो जीन एब्सेंट है, या उसमें कोई ना कोई परिवर्तन हो गया है, जिसकी वजह से फिनाइल कीटोन्यूरिया आपके बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा, और इकट्ठा होने की वजह से फिनाइल एलानिन आपके बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा, और इकट्ठा होने की वजह से मानसिक दुर्बलता आती है। एक और आप बात यहाँ याद रख सकते हो कि फिनाइल एलानिन कई रूपों में इकट्ठा होता है, वो फिनाइल पायरुविक एसिड के फॉर्म में इकट्ठा हो सकता है, और भी कई तरह के रूपों में इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, फिनाइल पायरुविक एसिड के तौर पे ज़्यादातर इकट्ठा होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखोगे। और एक बात आपके उसमें दे रखा है, देखो ये दोनों क्या है, शुरुआत के दोनों है आपके लिंग सहलग्न अप्रभावी विकार, बाकी के सारे अलिंग सहलग्न अप्रभावी विकार थे। ठीक है, जो आपका सिकल सेल एनीमिया और आपका हीमोफीलिया और आपका थैलासीमिया है, ये आपके रक्त से जुड़े विकार हैं। ये वाला कलर ब्लाइंडनेस आपकी आंखों से जुड़ा विकार है। फिनाइल कीटोन्यूरिया उपापचयी विकार है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में हमें तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये नहीं है। अच्छा, ये जो आपका हीमोफीलिया है ना, हीमोफीलिया के लिए जो संवाहक का काम करती है वो रानी विक्टोरिया का नाम आपने सुना होगा, वो हीमोफीलिया की संवाहक थी। तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि रानी विक्टोरिया कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर की संवाहक थी, तो आप कहोगे हीमोफीलिया। ठीक है, तो ये एक और एक्स्ट्रा पॉइंट था। बाकी आपका मेंडलीय डिसऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है,
तो आपका ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, ये टॉपिक आपका जेनेटिक डिसऑर्डर ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो मुझे बताना, मैं उस पर बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। तो आप ज़रूर बताना, उसके लिए आपको जल्दी ही वीडियो मिलना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी कि क्रोमोसोमीय विकार, जो कि होगा आपका डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।